नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां में आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है असम के एक गांव की। असम में काला जादू वगैरह काफी होता है। अगर हम तंत्र मंत्र की देवी लोना चमारिन की बात करें तो उन्होंने भी तंत्र मंत्र यहीं से सीखा था। उन्होंने ये इसलिए बनाया था ताकि जरूरतमंद लोगों का इससे भला हो सके। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसका इस्तेमाल सिर्फ पागलपन के लिए किया है। और आज की ये कहानी इसी पर है। ये बात आज से 50-60 साल पहले की है। असम में एक छोटा सा गांव था। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन एक दिन गांव के तालाब के पास जब कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उन्हें झाड़ियों में एक हाथ दिखाई दिया। असल में ये तालाब 2 गांवों से जुड़ा हुआ था। खैर, वो हाथ देखकर वे सारे बच्चे डर के मारे वहां से भाग गए और गांव के और लोगों को बुलाया। गांव के लोग जब वहां आए तो उन्हें लगा कि शायद बाकी का शरीर झाड़ियों के पीछे होगा। यही सोचकर उन्होंने झाड़ियां हटाकर देखा तो पाया कि वहां पर सिर्फ एक कटा हुआ हाथ था। ये देखकर वे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए। उस समय पुलिस स्टेशन भी हर जगह बने नहीं होते थे, जिस वजह से लोग अपने अपने गांव में होने वाली घटनाओं की खुद ही छानबीन करते थे। जैसे कोई छेड़छाड़ हो जाए या कोई चोरी चकारी करते हुए पकड़ा जाए, इसका फैसला पंचायत खुद कर दिया करती थी। यहां तक कि अगर किसी के ऊपर खून का भी इल्जाम लगा हो तो भी पंचायत ही ज्यादातर इसका समाधान करती थी। गांव के अंदर पुलिस का आना बहुत ही बेइज्जती की बात मानी जाती थी, इसलिए यह बात भी गांव से बाहर नहीं गई। लेकिन पूरे गांव में यह बात आग की तरह जरूर फैल गई थी। गांव में हर तरफ दहशत का माहौल था। इन्हीं सब के दौरान गांव के सरपंच तेजपाल ने अपने खास लोगों से कहा, अगर ये कटा हुआ हाथ यहां ऐसे पड़ा है तो वह इंसान जिंदा तो नहीं बचा होगा। इसलिए एक काम करो, गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको देखो और पता लगाओ कि कहीं कोई गायब तो नहीं है। उन लोगों ने ऐसा ही किया और गांव के हर घर से पूछताछ की। लेकिन गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो गायब था। यह देखकर तेजपाल का दिमाग चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये हाथ उसके गांव में से किसी का नहीं है तो फिर यह है किसका। जो तालाब था उसके कुछ दूरी पर ही दूसरा गांव भी पड़ता था। अब सबको लगने लगा कि हो ना हो यह उसी गांव में से किसी का होगा। मामला काफी गंभीर था, इसलिए तेजपाल नहीं चाहता था कि इन सब की वजह से उसके गांव वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए वह पड़ोसी गांव के सरपंच के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। इन सब से वह काफी ज्यादा घबरा गया। फिर उसने अपने गांव में पूछताछ करवाई तो पता चला कि एक किसान के घर से 25-26 साल का एक लड़का गायब है। यह सुनकर उन दोनों को पता चल गया कि हो ना हो यह हाथ उसी का होगा। अब तक वह हाथ मिले लगभग 5 से 7 दिन हो गए थे, जिस वजह से वह गलना शुरू हो गया था। इसलिए उस हाथ को दफना दिया गया था। लेकिन अब उन लोगों ने उस लड़के की खोज भी तेज कर दी। इसके बाद तेजपाल वापस अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। ठीक इसी दौरान जब वह जा रहा था तो उसकी बैलगाड़ी के आगे एक महिला आ गई। वह महिला थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसे देखकर तेजपाल बोला, क्या बात है, तुम अचानक से मेरी बैलगाड़ी के आगे क्यों आ गई? उस महिला ने आसपास देखा और फिर धीरे से सरपंच से कहा, हम ढानी हैं, हम उस कटे हुए हाथ के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। यह सुनकर तेजपाल की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, हाँ बताओ। तब धानी बोली, मैं ऐसे नहीं बता सकती। यहां पर कुछ लोग मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं। शायद उन लोगों का ताल्लुक उस कटे हुए हाथ से है। आप मुझे कहीं अकेले में मिलना। इस पर तेजपाल मान गया और फिर फैसला किया गया कि आज शाम को सरपंच अपने किसी खास आदमी को उसके घर भेजेगा, तब वह उसे सब बता देगी। उसी शाम को तेजपाल का आदमी धानी का भाई बनकर उसके घर आया। धानी और उसके पति ने उसकी काफी खातिरदारी की, लेकिन इसी के साथ ही वे लोग काफी डरे हुए भी लग रहे थे। वो आदमी उस रात वहीं रहा और उन लोगों ने उसे जो बताया वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। और अब वह अगले दिन वापस जाने के लिए इंतजार करने लगा। अगले दिन वह वापस जाने के लिए निकला, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वह अभी तक आया ही नहीं। तेजपाल को उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह रिश्ते में उसका साला लगता था और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बीवी उसका जीना हराम कर देती। इसलिए जब शाम तक भी वह वापस नहीं आया
तो तेजपाल अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने के लिए उस गांव में गया। वहां जाकर जब धानी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह तो सुबह ही निकल गया था। यह सुनकर वे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उस गांव से इस गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी और ऐसे में वह सुबह का गया, अभी तक पहुंचा ही नहीं था। उन सब लोगों ने गांव और आसपास के जंगल में जब उसे ढूंढा तो उन्हें वो तो नहीं मिला, लेकिन जंगल के अंदर टोने टोटके का काफी सामान मिला। उस सामान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में यहां पर कोई क्रिया की गई होगी और ये उसी का ही सामान यहां पर फेंका गया होगा। उन लोगों ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वहां आसपास के ही कुछ गांव में टोना टोटका बहुत आम था और अक्सर वह लोग टोना टोटका करके यहीं जंगल में फेंक जाया करते थे। उन लोगों ने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो मिला ही नहीं। तेजपाल इन सब से काफी ज्यादा परेशान था और इसी दौरान धानी ने उससे कहा, मैंने उसे सब बता दिया था, उसके बाद ही वह यहां से गया था। शायद उन्हीं लोगों ने उसे अगवा कर लिया होगा और लगता नहीं कि अब वो जिंदा बचेगा। यह सुनकर तेजपाल बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मेरा सिर्फ खास आदमी ही नहीं, मेरा साला भी है। और ऐसा क्या हुआ था जो सब जानने के बाद उन्होंने उसे अगवा ही कर लिया? तुम अभी मुझे बताओ, डरो मत, तुम्हारे पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लूंगा। यह सुनकर धानी ने बोलना शुरू किया, यहां आसपास के गांव की कई औरतें मिलकर एक तरह का खुफिया समूह चलाती हैं। उस समूह के अंदर काफी तरह के काले जादू के काम होते हैं और उस दिन मैंने कुछ औरतों को उस लड़के को ले जाते हुए देखा था। मैंने उनका पीछा किया और फिर मैंने बहुत खतरनाक चीज देखी। इसके बाद धानी ने बताना शुरू किया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। धानी अपने पति के साथ अपने मायके से आ रही थी। आते आते उसे रास्ते में काफी समय हो गया था, इसलिए रात हो चुकी थी। रात के उस पहर उन दोनों को आने में डर लग रहा था, लेकिन वे लोग धानी के मायके से काफी आगे आ चुके थे और अब उनका गांव भी आने वाला था। इस वजह से वह लोग भगवान का नाम लेते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ठीक इसी दौरान धानी के पति को किसी महिला की आवाज सुनाई दी, अगर गांव में से कोई यहां आ गया और हमें एक साथ ऐसे देख लिया तो हमारे घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे, यहां तक कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसलिए एक काम करते हैं, यहां पास में जो जंगल है वहां चलते हैं। उस जंगल में कोई खतरनाक जंगली जानवर भी नहीं है और रात के समय गांव का कोई भी इंसान वहां नहीं आएगा। यह सुनकर वो लड़का बोला, जो करना है यही करते हैं। वो जंगल काफी अजीब है, वहां पर कुछ अजीब सी औरतें काला जादू करके रखती हैं। यह सुनकर वो महिला बोली, हम कौन सा जंगल के ज्यादा अंदर जाएंगे, हम लोग बाहर की तरफ ही रहेंगे। चलो तालाब किनारे ही चलते हैं, देखो ज्यादा सोचो मत और चलो मेरे साथ वहां। और मैं जब लड़की होकर नहीं डर रही तो तुम आदमी होकर कैसे डर सकते हो। इसके बाद वे दोनों वहां से जंगल की तरफ बढ़ गए। ये सब सुनकर धानी अपने पति से धीरे से बोली, पता नहीं ये लोग कौन थे, लेकिन इन्हें इतनी रात में जंगल में नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर उसका पति बोला, अरे छोड़ो, हमें क्या, जाएं भाड़ में, चलो हम घर चलते हैं। यह बोलकर वह दोनों जाने ही वाले थे कि तभी अचानक इन दोनों ने देखा कि लगभग 8 से 10 औरतें लाल साड़ी में उन लोगों के पीछे पीछे जा रही थीं। यह देखकर धानी का पति बोला, अब ये कौन है और ये उन लोगों के पीछे पीछे ऐसे क्यों जा रही हैं? यह सुनकर धानी बोली, यह सब थोड़ा अजीब है, क्योंकि इन सभी औरतों ने लाल साड़ी पहन रखी है और दुल्हनों की तरह तैयार हो रखी हैं। धानी और उसके पति की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वे यह जानना चाहते थे कि आखिर यह सारी औरतें कौन हैं और उन दोनों के पीछे पीछे क्यों जा रही हैं। इसलिए दोनों भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगे। जंगल में जाकर उन दोनों ने देखा कि वह सारी औरतें उन दोनों को घेर कर खड़ी थीं। वह आदमी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन औरतों ने उसे घेर लिया था। ठीक इसी दौरान उन्हीं में से एक औरत आगे आई और उसने उस आदमी के ऊपर वार किया, लेकिन उसने बचने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, जिसका हाथ कटकर वहीं झाड़ियों में गिर पड़ा। इन सबसे वह आदमी बुरी तरह से चीख पड़ा, लेकिन गांव से काफी बाहर होने की वजह से उसकी चीख उन दोनों के अलावा किसी ने नहीं सुनी। धानी और उसका पति उस आदमी की मदद करना चाहते थे, लेकिन वह औरतें उन लोगों से काफी ज्यादा थीं। उन औरतों के हाथ में धारदार हथियार थे, जिस वजह से वे डर के मारे एक ही जगह पर खड़े रहे। इन्हीं सब के दौरान एक औरत बोली, हमें सिर्फ इसका धड़ चाहिए, बाकी के हाथ पैर काटकर नष्ट कर दो। ये सुनकर उनमें से एक महिला बोली, इसे अपने ठिकाने पर ले जाकर खत्म करते हैं, क्योंकि यहां खून फैल सकता है।
इसके बाद वे सारी औरतें उस आदमी को लेकर अपने साथ ले जाने लगीं। इस दौरान उस आदमी के साथ जो लड़की थी वह भी उन लोगों के साथ जा रही थी। शायद वह उनकी साथी थी। वह धोखे से उस आदमी को इस घने जंगल में लेकर आई थी। अब उस जगह पर बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। झाड़ियों में एक तरफ उस आदमी का वह कटा हुआ हाथ भी पड़ा हुआ था। यह सब देखकर धानी का पति बोला, हम लोग जल्दी से यहां से निकल जाते हैं, ये औरतें बहुत खतरनाक लग रही हैं। धानी यह जानना चाहती थी कि आखिर यह औरतें कौन हैं और ऐसे इस आदमी को क्यों मार रही हैं, लेकिन वह जितनी खतरनाक थीं, उस वजह से धानी ने उनके पीछे न जाने का ही फैसला किया। वे दोनों वहां से घर वापस आ गए और अगली सुबह गांव के कुछ लोग उनके घर आए और उनमें से एक ने उनसे पूछा, क्या उन्होंने आजकल में लोहार के लड़के को देखा है? यह सुनकर उन दोनों को पता चल गया कि कल रात को जो लड़का जंगल में उन औरतों का शिकार हुआ था, ये वही था। धानी का पति यह बात उन लोगों को बताने ही वाला था कि तभी धानी ने उसे रोक लिया। उसके पति ने जब उससे इसका कारण पूछने के लिए उसकी ओर देखा तो धानी ने एक और इशारा कर दिया। जब उसके पति की नजर उस ओर गई तो उसने देखा कि दो औरतें उन्हें बहुत अजीब ढंग से घूर रही थीं। कल रात को काफी औरतों ने ही मिलकर यह सब कर दिया था। ऐसे में अगर उन औरतों को पता चल गया कि इन दोनों ने उन्हें यह सब करते हुए देख लिया है तो वह उन्हें भी जान से मार डालती। इसलिए वह बोला, नहीं भाई, हमने तो उसे नहीं देखा। हम तो मेरी पत्नी के मायके गए थे और कल शाम को ही वापस आए हैं। कुछ हुआ है क्या? यह सुनकर वह आदमी बोला, पता नहीं, कल शाम को तो घर में ही था, लेकिन रातों रात पता नहीं कहां गायब हो गया। हमें लगा गांव में ही कहीं होगा, लेकिन वह तो यहां मिल ही नहीं रहा। वह ऐसे बिना बताए तो कहीं नहीं जाता, और ऐसे समय में कैसे जाएगा जब उसकी पत्नी गर्भ से हो? यह सुनकर धानी और उसका पति कुछ न बोले और वह लोग आगे निकल गए। उनके जाने के बाद धानी कमरे के अंदर आई और अपने पति से बोली, यह औरतें काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, हमें इस बारे में सबको बताना चाहिए। यह सुनकर उसका पति बोला, बताना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन उन औरतों को अगर पता चल गया तो अगला नंबर कहीं हमारा ना हो। वह औरतें इतनी ज्यादा थीं कि कह नहीं सकते इस पूरे गांव में कहां कहां फैली हों। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम इस बात को भूल जाएं। इसके बाद धानी बोली, उस दिन के बाद से हमने यह बात किसी को नहीं बताई। सरपंच जी, हम कह नहीं सकते थे कि उन औरतों का कोई सदस्य पता नहीं कहां हमें मिल जाए। अब तो मुझे गांव की हर औरत पर शक होने लगा था। इस वजह से मुझे डर लग रहा था। यह सुनकर तेजपाल कुछ सोचते हुए बोला, वो लोग इसी जंगल के अंदर गए थे ना, तो एक काम करते हैं, मैं अपने कुछ लोगों के साथ इस जंगल के अंदर की तरफ जाता हूं। कहीं ना कहीं तो मुझे उसका सुराग जरूर मिलेगा। अब तुम शांति से अपने घर जा सकती हो। इसके बाद धानी वहां से चली गई। वहीं तेजपाल अपने कुछ लठैतों के साथ जंगल के अंदर गया और उसे ढूंढने लगा। वे लोग जंगल के उस हिस्से में आ गए थे जहां पर ज्यादातर लोग नहीं जाते थे। वहां आते ही सरपंच का एक पहलवान बोला, सरपंच जी, आगे जाना सही ना होगा। आगे बहुत से लोग जादू टोना करने ही जाते हैं, तो हम कह नहीं सकते कि वहां पर क्या क्या हो। यह सुनकर तेजपाल बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन हम अपने साथी को ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें अंदर जाकर अपने साथी को लाना ही पड़ेगा। इसके बाद सारे पहलवान ज्यादा कुछ ना बोल सके और सरपंच के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। उन लोगों में हिम्मत इसलिए थी क्योंकि उनके मुखिया खुद उनके साथ थे, वरना ज्यादातर तो लोग अपने आदमियों को ऑर्डर दे देते हैं कि ये करो, लेकिन यहां उनका सरपंच इस खतरे में भी उनके साथ खड़ा था। वे लोग जंगल में अंदर की ओर जाने लगे। अंदर की ओर उन्होंने देखा कि वहां पर किसी भी पक्षी के बोलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। जंगल का यह हिस्सा काफी ज्यादा हरा भरा था, लेकिन यहां पर अजीब सी काली गुड़ियां कील से ठोकी हुई थीं। यहां तक कि कई कई जगह पर सफेद सफेद घेरे भी बने हुए थे। कुछ पेड़ों के ऊपर अजीब से धागे और चुन्नियां बंधी हुई थीं। जगह जगह सिंदूर, सूखे नींबू और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था, लेकिन तेजपाल इन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान उसका एक और आदमी बोला, सरपंच जी, अब हम जंगल के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां पर खतरा पहले से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि हमें और अंदर जाना चाहिए। पता नहीं आगे हमें और क्या देखने को मिले। यह सुनकर तेजपाल एक कड़क लहजे में बोला, अगर तुम लोगों को इतना ही डर लग रहा है तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन मैं अपने साथी को लिए बिना यहां से वापस नहीं जाने वाला। तेजपाल की बात सुनकर उनमें से कोई कुछ न बोल सका और सब साथ में ही रहे। कुछ आगे चलकर वे सब वहीं रुक गए,
क्योंकि आगे एक बहुत बड़े हिस्से पर पेड़ काटकर बिल्कुल समतल जगह बनाई हुई थी। उस पूरे बड़े हिस्से पर सफेद पाउडर जैसी चीज से गोल घेरा बनाया हुआ था। बीच में तारे की आकृति थी और उसी तारे की आकृति के बीचों बीच उनका साथी बेहोश पड़ा था। उसे ऐसे देखकर तेजपाल दौड़कर उसके पास जाने लगा, लेकिन तभी उसके एक आदमी ने उसे रोका और कहा, सरपंच जी, ऐसे उसके पास मत जाइए। आप देखिए, यहां पर गोल घेरा बनाया हुआ है और तंत्र मंत्र का सामान भी पड़ा हुआ है। पता नहीं यहां पर किस तरह का टोना हुआ है। आप इस तरह से जाएंगे तो आपके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। यह सुनकर तेजपाल बोला, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मेरे साथ होगा। तुम लोग इस घेरे से दूर रहो, मैं अभी उसे लेकर आता हूं। इसके बाद तेजपाल उस घेरे के अंदर गया और अपने साले को लेकर बाहर आया। उसका साला अभी भी बेहोश था, लेकिन तेजपाल काफी ज्यादा हटाकटा इंसान था, इसलिए वह उसे आसानी से बाहर ले आया। बाहर आकर उसने अपने पहलवानों को उसे लेकर जंगल से बाहर जाने के लिए कहा। इसी दौरान जब तेजपाल वहां से बाहर निकल रहा था तो उसके कंधे में तेज दर्द होने लगा और इसी के साथ ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम काफी ज्यादा साहसी इंसान मालूम पड़ते हो। हमें खुशी होगी अगर तुम हमारे मिशन में हमारा साथ दो। यह सुनकर तेजपाल काफी ज्यादा घबरा गया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद यह जगह इतनी ज्यादा डरावनी है, इसी वजह से उसे इस तरह के वहम हो रहे हैं। वह अपने साथियों के साथ बाहर आया और जंगल से बाहर आकर उसने अपने साले को होश में लाने की कोशिश की। कुछ ही समय में जब उसे होश आया तो उसने कहा, जीजा जी, यहां पर कुछ सही नहीं चल रहा है। यहां पर कुछ अजीब सी औरतें हैं जो कि काला जादू वगैरह करती हैं और वह किसी तरह का कोई खास काम करने वाली हैं। मुझे इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वह लोग मुझे पकड़कर अपने साथ जंगल के अंदर की तरफ ले गईं। पता नहीं उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्या किया था कि मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग मेरे काबू में था। उन सभी औरतों ने अपने चेहरे को लाल रंग से रंग लिया था, जिसकी वजह से मैं उनमें से किसी का चेहरा भी नहीं देख पाया। यह सुनकर तेजपाल उससे बोला, देखो, तुम चिंता मत करो, यह सारा माजरा काले जादू से जुड़ा हुआ है और अब जो भी यह सब कर रहा है मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। यहां पर जितने लोग काला जादू करते हैं वो किसी न किसी तरह से इसी जंगल से जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो, लेकिन अब तुम घर चलो। इसके बाद तेजपाल उन्हें लेकर वापस अपने गांव आ गया। उसी रात जब तेजपाल सो रहा था तब उसे एक औरत की आवाज आई। वह आवाज सुनकर जब तेजपाल उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे में ही लाल साड़ी वाली एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर तेजपाल कुछ बोलता उससे पहले ही वह बोली, सरपंच जी, आपको तो अब सब कुछ पता चल गया है, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारा साथ दें। हमें आप ही जैसे एक इंसान की जरूरत है। यह सुनकर तेजपाल गुस्से में बोला, तुम जो कोई भी हो, मैं किसी भी गलत काम में तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। तुम इंसानों के साथ क्या कर रही हो जिससे उनके हाथ पैर तुम्हें काटने पड़ रहे हैं? इस पर वह महिला अपना चेहरा सरपंच के चेहरे के एकदम पास ले आई। उस समय कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंधेरे में उसकी भयानक पीली आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वह बोली, मेरा इरादा कुछ बड़ा करने का है सरपंच जी, बल्कि मैं तो सबका भला करना चाहती हूँ। आपको तो पता है कि हर इंसान की कई इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो उन्हें पूरी नहीं कर पाते। उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है अपनी इच्छा पूरी करते करते, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 3-4 इच्छाएं ही पूरी कर पाते हैं। किसी को लड़के की इच्छा होती है, लेकिन उसकी किस्मत में लड़का नहीं लिखा रहता। किसी की फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्ज हो जाता है, तो वह अपना कर्जा उतारना चाहता है, लेकिन वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है। तो ऐसे में मैं बस उन सब की मदद करना चाहती हूँ। उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं सब मैं पूरी कर सकती हूँ। यह सुनकर तेजपाल को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वह बोला, लेकिन यह तो नामुमकिन है, तुम ये कैसे कर सकती हो? तब वह महिला बोली, तंत्र मंत्र के जरिए सब कुछ पॉसिबल है। तुम्हें तो पता ही होगा कि किसी चीज को पाने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, और यही तंत्र मंत्र में भी है। अगर तुम कुछ भी चाहो तो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बस बदले में तुम्हें अपने शरीर का एक अंग हमारे कुलदेवता को देना होगा। चिंता मत करो, वह अंग तुम्हारे दिल या फेफड़े नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ का एक अंगूठा भी हो सकता है।
तुम्हें बस हमारे देवता को अपना अंगूठा देकर अपनी एक इच्छा हमारी गुरु माँ के कान में बोलनी है। अगले ही दिन तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर तेजपाल को एक उम्मीद जगी। असल में सरपंच का बड़ा बेटा गांव से भाग गया था, क्योंकि वह एक दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाहता था। सरपंच ने जब मना किया तो वह उस लड़की के साथ घर से भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। तेजपाल ने उसे अब तक माफ कर दिया था और इसलिए उसे ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वह आज तक नहीं मिला। यह सब सुनकर तेजपाल सोच रहा था कि अगर मेरे सिर अंगूठा देने से मेरा बेटा मिल जाता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। यही सोचकर उसने इसके लिए हाँ कर दी और फिर उसी समय वह उस महिला के साथ वापस से जंगल में गया, जहां पर उसे उसका साला बेहोश पड़ा मिला था। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारी औरतें उस गोल घेरे में बैठी हुई थीं और बीच में ही कोई एक महिला बैठी हुई थी। तेजपाल के साथ जो महिला आई हुई थी उसने सरपंच के कान में धीमे से कहा, बीच में जो औरत बैठी है तुम्हें उनके कान में जाकर अपनी इच्छा मांगनी होगी और उसके बाद तुम अपना अंगूठा काट देना। याद रखना, तुम्हें यह काम खुद से करना होगा और इसके बाद ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तेजपाल इसके लिए मान गया और फिर वह बीच में बैठी उस महिला के पास गया। हालांकि उस समय आसपास कुछ दिए जल रहे थे, जिस वजह से वहां थोड़ी रोशनी थी, लेकिन उस महिला के बाल आगे की तरफ थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। तेजपाल ने उसके कान में इच्छा बोली और फिर अपना अंगूठा काट दिया। उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से वह वहीं पर तड़पने लगा। ठीक इसी दौरान वह महिला बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अब तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है तो तुम्हें हमारा प्रचार करना पड़ेगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। अगर तेजपाल का काम इससे बन जाता तो सरपंच को इससे क्या आपत्ति थी। वैसे भी यह तो काफी अच्छा था। इन सब के बाद तेजपाल वापस अपने घर चला गया और अगले ही दिन उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ घर आ गया। उनकी गोद में एक बच्चा भी था। अपने बेटे को इतने समय बाद अपने सामने देखकर तेजपाल की आंखें भर आईं। फिर तभी उसका बेटा बोला, माफ करना पिताजी, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता था और इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए घर से जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन मैं आपसे ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाया, इसलिए वापस आया हूं। अगर हो सके तो अपने इस नादान बेटे को माफ कर देना। यह सुनकर तेजपाल ने उसे गले से लगा लिया। ठीक इसी दौरान उसकी पत्नी ने उसका हाथ देख लिया, जिसमें पट्टी बंधी हुई थी और अंगूठा भी कटा था। यह देखकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा घबरा गई और उसने इन सब का कारण पूछा, लेकिन फिर तभी तेजपाल ने उससे कुछ भी झूठ बोल दिया। उसी रात को जब तेजपाल सो रहा था, तब वही भयानक सी महिला उसके पास आई और बोली, तुम्हारा काम पूरा हुआ। जो काम तुम्हारा भगवान पर विश्वास करके नहीं हुआ, वो हमारे भगवान ने कर दिया। और अब तुम क्या कहना चाहोगे? यह सुनकर तेजपाल बोला, मैं सच में इन सब से काफी ज्यादा खुश हूं और मेरी आस्था भी अब आप सब में काफी बढ़ती जा रही है और मैं आपके समुदाय का प्रचार करने के लिए भी तैयार हूं। इससे कम से कम हम लोगों का भला तो होगा, वरना सच में इंतजार में कितने साल और लग जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। इन सब के अगले ही दिन तेजपाल गांव में दौरे के लिए निकला। वह पूरे गांव में घूमकर ऐसे जरूरतमंद लोगों को ढूंढ रहा था और आखिरकार एक घर के पास आकर उसकी तलाश पूरी हुई। इसी गांव में एक कुम्हार था जिसका बेटा कई सालों से लकवे के कारण बिस्तर पर था और अब तो उसका कोई भी वैद्य उपचार भी नहीं कर पा रहा था। तेजपाल ऐसे में उसके पास आया और बोला, तुम्हारे बेटे के साथ सही नहीं हुआ, मुझे उसके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन ऐसा पूरी जिंदगी तो नहीं चल सकता ना। मतलब आज तो तुम जिंदा हो तो अपने बेटे का ख्याल रख सकते हो, लेकिन आगे कौन तुम्हारे बेटे का ख्याल रखेगा? यह सुनकर वह कुम्हार बोला, क्या बताऊं सरपंच जी, मैं भी इन सब से काफी ज्यादा दुखी हूं, लेकिन क्या करूं, इन सब के आगे मैं भी मजबूर हूं। अगर मैं हिम्मत करता तो मैं अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा लेता। यह सुनकर तेजपाल ने आसपास देखा और फिर कहा, ऐसा हो सकता है, तुम्हें बस अपना अंगूठा देना होगा और तुम्हारा बेटा फिर से जी उठेगा, बिल्कुल पहले की तरह। यह सुनकर वह कुम्हार बोला, आप क्यों मुझे गरीब को ऐसा झूठा दिलासा दे रहे हो सरपंच जी? यह सुनकर तेजपाल बोला, क्या तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूं जो इस बात का मजाक उड़ाए? देखो, यह सब संभव है, अगर मंजूर हो तो बोलो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। यह सुनकर वह कुम्हार बोला, अगर सच में ऐसा हो सकता है तो आप मुझे बताइए, मैं यह करने को तैयार हूं। तब तेजपाल बोला, ठीक है, रात के समय तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। लेकिन हाँ,
ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, अपनी पत्नी तक को भी नहीं। तुम्हें चुपके से मेरे साथ चलना होगा। इसके लिए वह कुम्हार मान गया और फिर उसी रात तेजपाल उसके घर पर आया और वह कुम्हार तेजपाल के साथ इस जंगल के अंदर चला गया। चलते समय वह कुम्हार बोला, यह आप मुझे जंगल के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? यह जंगल तो काफी खतरनाक है। यहां पर काफी लोग टोना टोटका करते हैं और मैंने सुना है कि यहां पर कोई तांत्रिक या डायने भी हैं जो कि कुछ गुप्त सिद्धियां प्राप्त कर चुकी हैं। यह सुनकर तेजपाल बोला, अरे भाई, तुम्हें तुम्हारे बेटे को ठीक करना है कि नहीं? अगर हां तो सीधे मेरे साथ चलो और कुछ बोलो मत। इसके बाद वह कुम्हार बिना कुछ बोले सरपंच के साथ चलने लगा। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद उन्हें उन रहस्यमयी औरतों का झुंड दिखाई दिया जो कि उसी रात की तरह बैठी हुई थी। ये सब देखकर कुम्हार काफी ज्यादा घबरा गया। ठीक इसी दौरान तेजपाल बोला, वहां बीच में जो औरत बैठी है उनके कान में अपनी इच्छा बोलकर अपना अंगूठा काटकर उसे दे देना। इसके बाद सुबह तक सब सही हो जाएगा। उस कुम्हार को इस पर बिल्कुल भी विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा ही किया। उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद यह सच हो। इन सब के बाद उसने अपने हाथ पर कपड़े की एक पट्टी बांधी और फिर तेजपाल के साथ वापस घर आ गया। सुबह उसकी आंख अपने बेटे की आवाज से खुली। जब उसने आंख खोलकर उस तरफ देखा तो उसने पाया कि उसका वह बेटा, जो कि इतने समय से लकवाग्रस्त था, आज उसके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। यह देखकर उस कुम्हार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अब उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि यह सब उन्हीं सब का कमाल है। जब आसपास के लोगों को इस बारे में पता चला तो सब लोगों ने कुम्हार से पूछा, इतने सालों से तो तुम्हारा लड़का ठीक नहीं हुआ, बल्कि इसे तो हर किसी ने यह बोल दिया था कि यह ठीक नहीं हो सकता, फिर अचानक से यह कैसे ठीक हो गया? सरपंच ने उससे कहा था कि वो किसी को भी इन सब के बारे में ज्यादा न बताए। इसलिए कुम्हार बोला, मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर सरपंच जी ने मुझे रास्ता दिखाया। काफी भले इंसान हैं और आज उनकी वजह से ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। गांव के लोग इससे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन गांव के कई लोगों को यह बात काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सरपंच जी का बड़ा बेटा भी वापस आया था और अब यह। उन्हें पता चल गया था कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता या फिर पूजा पाठ का असर भी नहीं, बात कुछ और ही है। और इसीलिए गांव का एक आदमी तेजपाल के पास आया और बोला, क्या बात है सरपंच जी, आजकल आप बड़े चमत्कार कर रहे हैं। सुना है आपने कुम्हार के लड़के को ठीक कर दिया। आखिर आपने उसे ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी जो वह ऐसे ठीक हो गया? अरे हमें भी बता दीजिए। यह सुनकर इससे पहले कि तेजपाल कुछ कहता, उसके कान में उसी रहस्यमयी औरत की आवाज गूंगी, यह आदमी हमारे समुदाय का सम्मान करने वाला नहीं है, इसलिए इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बता दो। यह सुनकर तेजपाल ने कुछ भी उलटी सीधी कहानी उस आदमी को सुना दी। यह सुनकर उस आदमी को पता चल गया था कि सरपंच झूठ बोल रहा है, लेकिन वह यह बोल भी कैसे सकता था, क्योंकि हर बार बोलने पर वह यही जवाब दिया जाता था। इसलिए वह वापस से उस कुम्हार के पास आया और उससे इस बारे में पूछा, लेकिन कुम्हार ने यही कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जो किया है सरपंच ने किया है। इन्हीं सब के दौरान गांव का एक और आदमी तेजपाल के पास आया और बोला, सरपंच जी, मैंने सुना है कि आपने कैसे कुम्हार के लड़के को ठीक कर दिया। आपको तो पता है कि मेरी बेटी का मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है। अगर आप उसे ठीक करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तेजपाल इस आदमी को जानता था। यह गांव का ही एक किसान था और उसकी बेटी जन्म से ही दिमाग से थोड़ी कम थी। इसलिए वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगे। इसके लिए वह मान गया और फिर तेजपाल ने उससे कहा, ठीक है, फिर आज की रात तुम मेरे घर के बाहर आना। मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा, वहां जाकर तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। वह इसके लिए मान गया और फिर वह उसी रात को सरपंच के घर गया और फिर कुम्हार के बेटे की तरह ही इसकी भी इच्छा इस तरह से पूरी हुई और अगले ही दिन उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। गांव के भोले भाले लोग अब सरपंच को पूजने लगे थे। वह उनसे अपनी समस्या साझा करते, लेकिन जब तक समस्या काफी बड़ी नहीं होती, सरपंच उनकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। और वह समस्या भी इतनी बड़ी होती थी कि उसका कोई समाधान होता ही नहीं था, लेकिन सरपंच वह सब बड़े आराम से कर लेता था। गांव के कुछ यंग लोग अब इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। जब सीधे तरीके से वह लोग नहीं माने
तो उन्होंने शराब ली और उस किसान के पास आकर बैठ गए जिसकी लड़की को सरपंच ने ठीक किया था। उन लोगों ने उस किसान को काफी ज्यादा शराब पिलाई, जिस वजह से वह अपना मुंह खोलने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक वहां पर बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से वह सारे लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। लेकिन इस दौरान वह किसान, जिसने काफी ज्यादा पी ली थी, वह वहीं पर बैठा रहा। उन लड़कों ने उसे काफी आवाज भी दी, लेकिन वह तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। शायद उसके ऊपर शराब का नशा ज्यादा हो गया था। और फिर अगले ही पल वह किसान बिल्कुल किसी बच्चे की तरह हरकतें करने लगा। ये देखकर वह लोग काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने उसे किसी तरह से संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ पता नहीं क्या हो गया था। वह लोग उसे जैसे तैसे उसके घर लेकर गए। सब लोगों को लगा कि शायद इसके ऊपर अभी शराब का नशा है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन वह सुबह तक भी ऐसी ही हरकतें करता रहा। और इतना ही नहीं, उसे जब वेदियों को दिखाया गया तब उन्होंने भी कह दिया कि शायद ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं और इनका इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है। वह लड़के इससे काफी ज्यादा घबरा गए। अब उन्हें लगने लगा कि वे लोग उस सच का पता लगाने वाले थे। कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं हो गया। वे तीनों लड़के अब काफी ज्यादा शांत हो गए थे। ठीक इसी दौरान उनमें से एक लड़का, रत्न, बोला, यार ये सब काफी ज्यादा अजीब है सच। अब तो मुझे ये सब जानने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पता नहीं, अगर हमने कुम्हार से इस बारे में जानने की कोशिश की तो कहीं वह भी पागल ना हो जाए। ये सुनकर दूसरा लड़का, विकालू, बोला, पता नहीं तुम लोगों ने यह बात नोटिस की या नहीं कि इन दोनों आदमियों में एक चीज कॉमन थी, और वह यह कि इन दोनों का ही अंगूठा कटा हुआ था, वरना पहले तो इनके ही अंगूठे थे। यह सुनकर तीसरा लड़का, नीतीश, बोला, हाँ यह तो मैंने भी देखा था। और इतना ही नहीं, सरपंच का भी अब एक हाथ में अंगूठा नहीं है। मतलब कि जिन भी लोगों की इच्छा पूरी होगी उनका अंगूठा जाएगा। यह सुनकर विकालू थोड़ा डरते हुए बोला, अब तो यह मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि यह लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिनमें इनका अंगूठा जा रहा है। हमारे भगवान कभी भी इच्छा पूर्ति के लिए ये सब नहीं मांग सकते, तो जरूर ये लोग किसी शैतान की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर नीतीश बोला, ऐसा मुझे भी लग रहा है, और मुझे पता चल गया कि ऐसे लोगों की क्या पहचान है। ऐसे लोगों का एक अंगूठा नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। वहीं इन्हीं सबके दौरान उसी औरत की आवाज तेजपाल को सुनाई दी, तुम्हारे गांव के कुछ मूर्ख लोग हमारे समुदाय के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने उस किसान से सब सच जानने की कोशिश की, लेकिन समय रहते मैंने उसका मानसिक संतुलन हिला दिया, और अब वो कभी पहले की तरह नहीं हो पाएगा। ये सुनकर तेजपाल बोला, मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि हम इसे सबको सामने से क्यों नहीं बता दें। सब लोग हमारा साथ ही देंगे। यह सुनकर वह डरावनी महिला बोली, ये सारे जब तक किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं, हमारे साथ नहीं दे सकते। लेकिन हां, इन लोगों ने अगर यह बात बाकी लोगों को बता दी तो फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और वैसे इन सब से हमारे स्वामी काफी गुस्से में हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यह होगा कि हम उनके लिए एक बलि का इंतजाम करें। यह सुनकर तेजपाल गुस्से में बोला, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तुम लोगों ने हमारी इच्छा ऐसे ही पूरी नहीं की है, बदले में हमारा अंगूठा भी लिया है, और अब तुम ऐसे नहीं बोल सकती। यह सुनकर वह बोली, समझाना मेरा काम था, बाकी तुम जानो। अगर एक दो दिन में ही बलि नहीं मिली तो इसका खौफनाक परिणाम न सिर्फ तुम झेलोगे, बल्कि यहां आसपास के लोग भी झेलेंगे। तेजपाल ने इस बात को नजरअंदाज किया, और इसी दौरान शाम के समय जब वह और उसका परिवार खाना खा रहा था तो उसके घर के आसपास भूकंप के झटके आने लगे। यह देखकर तेजपाल और उसका परिवार काफी ज्यादा घबरा गया और फौरन घर से निकलकर बाहर की तरफ भागे। और इन सब के कुछ ही देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। जब तेजपाल और उसके लोगों ने आसपास पता किया तो पता चला कि तेजपाल के घर के अलावा वह भूकंप और कहीं भी नहीं आया था। यह सब सुनकर तेजपाल को उस महिला की बात याद आई। अभी जो हुआ उससे सरपंच काफी ज्यादा डर गया था। वह यह नहीं चाहता था कि उसके परिवार को कोई भी नुकसान हो, इसलिए अब उसने उस महिला की बात मानने का फैसला कर लिया। उसी रात वो महिला उसके पास आई और बोली, याद रखना, हमें किसी जवान लड़के की बलि देनी है जिसकी उम्र 20 से 30 के बीच की हो और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो। तेजपाल इसके लिए भी मान गया।
और फिर अपने आदमियों को बोलकर गांव के एक लड़के को अगवा कर लिया। जो तेजपाल पहले एक भला और नेक इंसान हुआ करता था, अब वह धीरे धीरे करके एक शैतान बनता जा रहा था। लेकिन यहां पर जो होने वाला था वह इनमें से किसी ने नहीं सोचा था। विधि विधान से उस लड़के की बलि दी गई, जिसमें तेजपाल भी शामिल था। यह सब देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर पूरे गांव को बचाने के लिए एक ही जान जाती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। इन सब के बाद उसे लगा सब ठीक हो गया। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई, क्योंकि तेजपाल का बेटा जो इतने समय बाद आया था, वो गांव के तालाब में गिरकर मारा गया। तेजपाल इसी बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे उस औरत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह अपने बेटे को वापस नहीं बुलाती तो कम से कम वो जिंदा तो होता। और वह देर रात सबके सोने के बाद अपनी बंदूक और अपने कुछ खास आदमियों को लेकर उस जंगल के अंदर गया और वहां जाकर उस भयानक महिला के सीने में गोली चला दी। गुस्से में उसने कहा, मुझे लगा था कि तेरी बात मानने से गांव के सभी लोग खुश रहेंगे, लेकिन तूने साबित कर दिया कि बुराई कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए मुझे मेरा बेटा तो मिल गया, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। वो किसान जिसकी बेटी को तूने ठीक किया थी, वह भी पागल हो गया है। और वो कुम्हार जिसके बेटे का लकवा तूने ठीक किया था, अब वो खुद लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ा है। आज मैं तुम सभी को यही मार डालूंगा ताकि फिर कभी ऐसा कुछ ना हो पाए। तेजपाल को लगा था कि यह गोली लगने के बाद वह महिला वहीं ढेर हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल वह महिला उठ खड़ी हुई और भयानक ढंग से सरपंच से हंसते हुए बोली, मैं जो लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकती हूं, क्या उसे मारना इतना आसान होगा? इसी के साथ ही उस रहस्यमयी औरत की आंखें सफेद हो गईं और फिर उसने दोबारा कहा, तुम्हें पता है हमारे इष्ट तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं? वो तुम लोगों की उंगली के जरिए तुम्हारे शरीर से धीरे धीरे जीवंत ऊर्जा खींचते रहते हैं। तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत लोग हैं। जब हम 1000 लोगों के शरीर से ऐसे ही जीवंत ऊर्जा ले लेंगे तो हमारे आराध्य यहां पर अपना कब्जा करना शुरू करेंगे। यह सुनकर तेजपाल हैरानी से बोला, अगर ऐसा है तो तुमने बीच में वो बलि क्यों ली? यह सुनकर वह बोली, क्योंकि एक खास समय पर एक दुर्लभ योग बनता है। शायद तुम भूल गए कि उस दिन ग्रहण था और हम हर ग्रहण पर अपने आराध्य को एक बलि देते हैं। यह सुनकर तेजपाल को डर तो काफी लग रहा था, लेकिन फिर अगले ही पल उसने दोबारा से अपनी बंदूक उस महिला पर तान दी और कहा, मुझसे जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन मैं तुझे अब खत्म करके अपनी गलती सुधारूंगा। बोलकर उसने इस बार उस रहस्यमयी महिला के चेहरे पर गोली मारी। उस गोली से उस रहस्यमयी महिला का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया और इसी के साथ ही उस महिला की साथी तेजपाल की ओर बढ़ने लगी। तेजपाल ने एक एक करके उन सभी को गोली से उड़ाया, लेकिन वे सारी फिर से उड़ जाती थीं। यह देखकर तेजपाल हैरान रह गया। वहीं उसके आदमियों में से एक बोला, सरपंच जी, ये औरतें सही नहीं हैं, ये कुछ और ही हैं। हमें यहां से निकल जाना चाहिए और गांव में चलकर सबको इसके लिए आगाह करना चाहिए। तेजपाल अपने हाथों से उन सभी को मार डालना चाहता था, लेकिन वे बार बार उठ खड़ी हो रही थीं, जिसकी वजह से तेजपाल ने भी वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। वे सारे वहां से भागकर तेजी से गांव की तरफ आए और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। तेजपाल ने जो सब गांव वालों को यह सब बताया तो वे सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि तेजपाल ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन फिर तभी तेजपाल बोला, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैंने यह सब सिर्फ गांव की भलाई के लिए किया था। मेरे गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान थे और इन सब से अगर उन्हें मुक्ति मिलती है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या होती, इसलिए मैंने यह सब किया। इसी दौरान गांव का पंडित बोला, तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे, लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि अगर कोई चीज तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाती है तो उसके और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उन्होंने तुमसे सिर्फ अंगूठा मांगा, लेकिन उस अंगूठे की वजह से ही तुम लोग उस अनजान शक्ति से बंधे हुए हो और वह शक्ति काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके ऊपर इतनी आसानी से तुम्हारी यह बंदूक काम नहीं करेगी। वह बहुत ही भयंकर तामसिक ऊर्जा है। इसके बारे में मुझे मेरे पिताजी बताया करते थे। तब गांव का ही एक आदमी बोला, वह किस तरह की तामसिक ऊर्जा है और क्या वह हम सभी को मार डालेगी? तब वह पंडित बोला, आज से बहुत सालों पहले जब हम सभी छोटे हुआ करते थे और हम में से कई तो थे भी नहीं,
तब यहां पर कुछ अज्ञात महिलाओं का एक समूह सक्रिय हुआ था। वे सारी औरतें काला जादू किया करती थीं, और इतना ही नहीं, काले जादू के लिए वे सारी औरतें गांव के ही जानवर चुराकर इस्तेमाल करने लगीं। उन सब ने जंगल के काफी अंदर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी डाली और उसी के आसपास ही अब वे काला जादू करने लगीं। उनमें से उनकी मुखिया वीणु, जो कि सबसे ज्यादा उम्र की औरत थी, वह इन सब में महारत हासिल कर चुकी थी और काले जादू में महारत करके वे सारी डायने बन चुकी थी। उनके समूह का नाम मॉडल था। वह गांव से कुछ खास लड़कियों को अपने साथ मिलाती, उन्हें भी तंत्र मंत्र में महारत हासिल कर डायन सिद्धि देती। इसी तरह से उसने अपना एक पूरा समुदाय बना लिया था। इन सब हरकतों की वजह से वीणु को सबने गांव से निकाल दिया था, लेकिन वीणु इन सब से ना सुधरी। और एक समय ऐसा आया जब वीणु ने अपने द्वारा सिखाई गई सारी लड़कियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उन सबको मिलकर एक खास तरह की साधना करनी पड़ेगी, और वह साधना करने के बाद हम सभी को इतनी शक्तियां मिल जाएंगी कि हमारे आगे यह लोग नहीं टिक पाएंगे। लेकिन साधना के लिए हमें कुछ नियमों को तोड़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसकी वजह से ये सारे गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएं। लेकिन अगर कुछ नया करना है, कुछ बदलाव करना है, तो हमें यह करना ही पड़ेगा, वरना हम भी बाकियों की तरह कीड़े मकोड़े की तरह रह जाएंगे। इसके बाद वे सारी लड़कियां वीणु की बात मान गईं और उन लोगों ने लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना शुरू किया। वे उन लोगों की इच्छाएं पूरी करने के नाम पर उनकी जीवंत ऊर्जा निकाल लेती, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में वह इंसान की मौत हो जाती थी। लेकिन मरने से पहले वह पूरे गांव में यह सब बता देता था, जिससे कि वीणु के समर्थक काफी ज्यादा हो गए थे। और इसी तरह से उस समय वीणु को 100 से ज्यादा लोगों की बलि मिल चुकी थी। गांव में ये बात आग की तरह फैलती चली गई, जिसका पता गांव के पुरोहितों और पुजारियों को भी चला। वे सारे आने वाले खतरे से आगाह हो चुके थे, इसलिए सबल ने मिलकर वीणु के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया। वे सारे मिलकर वीणु के पास गए और उनके बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई चली। इसके बाद वीणु और उसके समुदाय की लड़कियों को मार दिया गया, मगर माना जाता है कि उस समय उस समुदाय की कुछ लड़कियां बच गई थीं, जो कि सबसे छिपकर बिल्कुल आम लोगों की तरह रह रही थीं। लेकिन शायद इतने समय बाद वे दोबारा से सक्रिय हो चुकी हैं। यह सुनकर तेजपाल बोला, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, उनके ऊपर मेरी गोलियों का असर भी नहीं हुआ। यह सुनकर वह पंडित बोला, कहां से होगा? काले जादू और तंत्र मंत्र के जरिए उन लोगों का शरीर इस काबिल हो चुका है कि मामूली गोलियां काम नहीं करेंगी। समय रहते इन सभी औरतों को मारना पड़ेगा, वरना पता नहीं आगे क्या हो। यह सुनकर गांव का एक आदमी बोला, मैंने सुना है कि आसपास के गांव से कई लोग गायब हुए हैं और हमारे गांव से भी कई लोग गायब हुए हैं। अगर उन्हें उन औरतों ने गायब किया है तो उनके शव कहां हैं? तब वह पंडित बोला, उस समय भी किसी के भी शव नहीं मिले थे, और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वे औरतें लोगों की बलि देकर प्रसाद की तरह उन्हें खा लेती थीं। इन औरतों की करतूत सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए और अब वो सारे गांव छोड़कर जाना चाहते थे। लेकिन तभी उस पंडित ने कहा, अगर तुम लोगों का सौदा उसके साथ हो चुका है तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे जहां चले जाओ वो तुम तक पहुंच ही जाएंगी। आप सभी ऐसे अपना घर छोड़कर मत जाओ। उन डायनों का खात्मा संभव है, लेकिन बस हम पवित्र वस्तुओं के जरिए ही उसका खात्मा कर सकते हैं। यह सुनकर तेजपाल ने कुछ सोचा और फिर अपने आदमियों के साथ गांव के मंदिर में आ गया और अपनी राइफल और गोलियों पर गंगा जल लगाने लगा। इन्हीं सब के दौरान वो डायने गांव की ओर बढ़ने लगी और अब उनमें से एक डायन ने एक महिला को पकड़ लिया और उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगी। बाकी की डायने भी यही कर रही थीं कि तभी अचानक तेजपाल वहां आया और उनकी ओर अपनी राइफल तानते हुए बोला, उन लोगों को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। ये सब देखकर एक डायन हंसते हुए बोली, तू हमें डराने की कोशिश कर रहा है क्या? तुझे पता है ना कि तेरा ये हथियार हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता। ये सुनते ही तेजपाल ने ट्रिगर दबा दिया और इसी के साथ ही वह गोली उस डायन के माथे के बीचों बीच लगी और ऐसा होते ही उस डायन का बेजान शरीर जमीन पर पके फल की तरह गिर पड़ा। ये देखकर उसकी साथी हैरान रह गई और तभी उनकी मुखिया आगे आई और गुस्से में बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी सबसे काबिल शिष्या को मारा। मैं अब तुझे छोड़ने वाली नहीं। ऐसा बोलते ही उसके हाथों से काली ऊर्जा की लपटें उठने लगीं। लेकिन ठीक इसी दौरान सरपंच ने उसके पेट पर गोली मार दी। जहां पहले उसके घाव अपने आप भर जाते थे, अब ऐसा हो नहीं पा रहा था।
जिसकी वजह से उसकी सांसें भारी भारी चलने लगी थीं। ये देखकर उसने अपनी शिष्यों को तेजपाल के ऊपर हमला करने को कहा। तेजपाल एक एक करके उन सभी को मौत की नींद सुलाते जा रहा था। ये देखकर कुछ डायनें घबरा गईं और वहां से दूर भागने लगीं। तेजपाल ने जितना हो सका सबको मार गिराया था और अब वहां पर कोई भी जिंदा डायन नहीं बची थी। सभी के शव वहीं जमीन पर पड़े थे और इन्हीं सबके बीच में थी उन डायनों की मुखिया, जो कि दर्द से तड़प रही थी। तेजपाल अपने लोगों के साथ उसके पास आया और बोला, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है वेणु। यह सुनकर उस डायन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वह बोली, मैं वीणु नहीं हूं, बल्कि वह तो हमारी गुरु मां थी, जो कि उस समय तुम लोगों के हाथों मारी गई थी। जब उस समय लड़ाई छिड़ी थी तो मैं मौका देखकर भाग निकली थी और सामान्य जीवन जीने का नाटक कर रही थी, और मामला शांत होने के बाद दोबारा से अपने समूह को सक्रिय किया, उसमें लोगों को जोड़ा। आज भले ही मैं मर रही हूं, लेकिन हमारा मंडल समुदाय अब भी है। मेरी कुछ शिष्या यहां से भाग चुकी हैं। वे अब भले ही तादाद में कम होंगी, लेकिन अभी वे मेरी ही तरह सामान्य जीवन जिएंगी और बाद में दोबारा से अपने काम में लग जाएंगी। वैसे क्या तुम मेरा असली चेहरा देखना नहीं चाहोगे? ये सुनकर सब लोग हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर अगले ही पल वो डायन सामान्य महिला में बदलने लगी और देखते ही देखते उसने तेजपाल की पत्नी का रूप ले लिया। ये देखकर सरपंच हैरान रह गया कि उसकी पत्नी इन सब के पीछे थी। इसके बाद डायनों की मुखिया तो मारी गई। इसी के साथ ही गांव वालों ने जंगल में जाकर डायनों के उस ठिकाने को उजाड़ दिया। सब लोगों ने उसके शिष्यों को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह इंसानों में पूरी तरह घुल मिल चुकी थी और अब वह इस ताक में थी कि कब सही समय आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कई बार बुराई किसी डरावनी शक्ल में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही चेहरे पहनकर हमारे बीच रहती है। अंधविश्वास, लालच और शक्ति की भूख इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। इसलिए आंखें खुली रखिए, सोच समझकर भरोसा कीजिए और हर चमकती चीज को सच मानने की गलती मत कीजिए, क्योंकि खतरा अक्सर वहीं होता है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं।